सीडीएस का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करता है और अभी पीछे सीडीएस 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो कि थ्योरेटिकल था, उसमें ग्लोबलाइजेशन का भी जिक्र था। और सीडीएस का पेपर मोमेंटम सेट करता है यूपीएससी सीएसई के लिए भी। हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या वही टॉपिक्स जो सीडीएस में आए हैं कि क्या वो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आएंगे, जो कि आपका पेपर 16 जून 2024 को होने वाला है। आज से ठीक एक महीने के बाद, एक महीने से भी कम का टाइम रह गया अब तो। लेकिन वो टॉपिक्स क्वेश्चंस में देखकर हम थोड़ा सा अलर्ट जरूर हो जाते हैं कि ये चीजें अगर कहीं एनसीईआरटी में दी गई हैं तो कहीं हमने वो मिस तो नहीं कर दिया। कुछ ऐसे सवाल जो कि पूछे गए हैं यूपीएससी के किसी पेपर में जो कि सीधा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो क्या वो हम मिस तो नहीं कर रहे हैं। दुनिया जहान के करंट अफेयर्स हम पढ़ लेंगे, दुनिया जहान के फैक्ट्स को हम रट्टा मार लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को, और शायद हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को पता ही ना हो कि आईआर की भी एक एनसीईआरटी है। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कुबेर और मैं हूं आपका एजुकेटर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एसए एंड सिक्योरिटी, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है और इसमें काफी सारे फैक्चुअल टॉपिक्स तो नहीं बट थ्योरेटिकल टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आईआर से रिलेटेड है। उनमें से एक है ग्लोबलाइजेशन। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीडीएस 2024 में ये क्वेश्चन आया था, जहां पे इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये दिया गया था कि ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। यहां पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मैं बाकी स्टेटमेंट्स को तो नहीं अभी नजर मारूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं सीडीएस 2024 आईआर से रिलेटेड जितने सवाल आए थे उसका मैं प्रीमिक्स में डिस्कशन कर चुका हूं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक, इज कल्चरल एंड इट इज पॉलिटिकल एज वेल। तो यह कहना कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कल्चर पे नहीं होता, यह बात गलत होगी। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कल्चर पे भी होता है। चैप्टर नंबर 9 है जो न्यू एनसीईआरटी है हमारी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ग्लोबलाइजेशन। और फटाफट 10-12 मिनट में आपके साथ ये टॉपिक मैं आज खत्म करना चाहता हूं, ताकि एटलीस्ट आप तसल्ली से, अपनी पूरी तसल्ली से, कॉन्फिडेंस के साथ ये वीडियो देखने के बाद ये एटलीस्ट सोच सकते हैं कि यदि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल सवाल अगर यूपीएससी पूछता है तो आपके कंसेप्ट्स इस चैप्टर को पढ़ के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हम ग्लोबलाइजेशन की बात सुनते रहते हैं। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई टर्म तो नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहली चीज जो ग्लोबलाइज हुई थी दुनिया भर में वो क्या थी? वो बुद्धिज्म थी। गौतम बुद्ध सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया ग्लोबलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम कंटेम्पररी टाइम्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये चीजें हमने एम्ब्रेस करनी शुरू करी 1991 के बाद। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा हमने। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, क्यों हुआ था, हमको आईएमएफ से लोन मांगना पड़ा। आईएमएफ ने कहा कि चलो ठीक है भैया, आपको पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ शर्तें आपको हमारी माननी पड़ेंगी, आपको अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा। सो फ्रॉम अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हमने 1991 के बाद फॉलो करना शुरू किया। यू नो द स्टोरी। तो ग्लोबलाइजेशन हमने जब एम्ब्रेस किया तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन केवल ये नहीं होता कि मैकडॉनल्ड अगर अमेरिका में खुला है तो मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस इंडिया में भी आ गई हैं या आपके शहर में आ गई हैं। ग्लोबलाइजेशन इज इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज, लोग, चीजें, वस्तुएं, सर्विसेज, इन सब के लिए पूरी दुनिया एक्सेसिबल है, यानी कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। हम कहते हैं ना कि अब हम एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हैज मेड दिस वर्ल्ड बॉर्डरलेस, व्हिच मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी इंटरकनेक्टेडनेस, दो देशों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस वो और बढ़ गई है। यानी कि अब दो देश एक दूसरे के साथ लड़ने से पहले ये सोचेंगे, यार ये तो, इसके साथ तो मैं व्यापार भी बहुत करता हूं। यही सोच के तो हम चाइना के साथ भी पिछले 10-12 सालों में अपनी पॉलिसीज बनाते रहे कि चाइना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यदि हम चाइना के साथ व्यापार करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, तो चांसेस लड़ाई होने के कम होते हैं। यही आइडिया, यही थ्योरी एडवोकेट करी थी उन लोगों ने जो कि ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहे थे, और ये थ्योरी गलत नहीं है। सो देयरफॉर द कंसेप्ट कि हम एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम और इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ हो चुके हैं, ये बात
हमने ग्लोबलाइजेशन के जरिए देखी एटलीस्ट पिछले 30-35 सालों में। ग्लोबलाइजेशन कोई वन डायमेंशनल कंसेप्ट नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल मैनिफेस्टेशंस आते हैं और इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्लोबलाइजेशन को केवल एक जनरलाइज्ड आइडियोलॉजी या टर्मिनोलॉजी से नहीं समझ सकते हैं। यह एक प्योरली कल्चरल फिनोमेना नहीं है कि अरे अब लोग टॉमी की टी शर्ट्स पहन रहे हैं, अब लोग कैल्विन क्लाइन की जीन्स पहन रहे हैं, अब लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो केवल कल्चर से हम नहीं देख सकते हैं कि हमने कपड़े कौन से बदलने शुरू कर दिए हैं। हम केवल ग्लोबलाइजेशन को इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि पहले लोग कुर्ता पजामा या धोती पहनते थे और आज लोग अब टॉमी, कैल्विन क्लाइन, इन सब ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं। ये सब ब्रांड्स अब इजिली एक्सेसिबल हो गई हैं इंडिया में, बट डजंट मीन कि इन सब ब्रांड्स के चलते हम अपने कल्चर से दूर हो गए हैं। यस, कल्चर का इंपैक्ट पड़ा है, वेस्टर्नाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर, अमेरिकनाइजेशन कह लीजिए, यूरोपनाइजेशन कह लीजिए, द होल कल्चर के थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे अब मैं पार्टी करूंगा, मस्ती मारूंगा, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में ये कल्चर होता है कि भी मंडे टू फ्राइडे वो 50 घंटे काम करते हैं दिन भर में और सैटरडे संडे को वो फिर अपने नशे की आड़ में, पार्टी के आड़ में सब मस्त रहते हैं। ये कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया में भी आ चुका है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यस सर, ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल इंपैक्ट है वो इंडिया पे आ चुका है। लेकिन क्या हम ये कहें कि इंडिया का जो कल्चर है, क्या इंडिया का जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, क्या हम उसको भूल चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। तो इस करके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम कोई जनरलाइज कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यह समझना है कि इसके जो इंपैक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी हैं, वो इकोनॉमिक स्फेयर में भी हैं और कल्चरल स्फेयर में भी हैं। नाउ सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है जिसने ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करा है, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो है टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी एक फैसिलिटेटर है। अकेला हम कहें कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली बेनिफिट जो कि ग्लोबलाइजेशन से आया है, वो बात कहना गलत होगा। और क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हम रहते हैं, तो आज टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है, एक्सेसिबिलिटी है, वो और ज्यादा आसानी से हमको मिलती है। आज अगर आप एक मोबाइल फोन यूज करते हैं एप्पल का या सैमसंग का, तो वो मोबाइल फोन कोई बड़ी बात थोड़ी है कि किसी और देश में, अफ्रीकन कंट्रीज में लोग नहीं यूज कर रहे होंगे। हाँ, और वाइस वर्सा कि अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कोई स्टूडेंट है, उसके पास एप्पल का मैक लैपटॉप है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपके पास भी मैक लैपटॉप हो सकता है, आज आपके पास भी आईपैड हो सकता है। आज चैट जीपीटी आप भी यूज करते हैं, वही चैट जीपीटी रोमेनिया में कोई बच्चा यूज कर रहा होगा, वही चैट जीपीटी अमेरिका में कोई यूज कर रहा होगा। तो यानी कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अपॉन ईच अदर, टेक्नोलॉजी हैज बिकम मोर एक्सेसिबल। Globalization has not emerged only because of technology. देखिए, अब हमको यह पता है कि आज के जमाने में कहीं किसी देश में रिसेशन आता है तो उसका इंपैक्ट हर जगह पे होता है। अगर आज यूरोप में रिसेशन आएगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट, क्योंकि यूरोप हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर यूरोप के घर में अगर मुसीबत आती है, मंदी आती है, उनके जेब में पैसे कम होते हैं, तो हमारा व्यापार उसके साथ मैटर करेगा, क्योंकि हम इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ कि अगर एक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, रिसेशन आता है, और अगर वो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो केवल भारत को नहीं लेकिन पूरी दुनिया को ही इंपैक्ट होगा। सो ग्लोबलाइजेशन केवल इस करके इमर्ज नहीं हुआ कि कम्युनिकेशंस बेटर हो गई हैं, वो एक आउटकम है। कम्युनिकेशंस बेटर हुई है, हमारी कनेक्टिविटी बेटर हुई है, दैट इज एन आउटकम। बट केवल कम्युनिकेशन बेटर होना इज नॉट द रीजन कि ग्लोबलाइजेशन बेहतर हुआ है। आज के टाइम पे अगर किसी इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें कंट्री में, उसका इंपैक्ट हम दुनिया भर में देखते हैं। तो उसी तरह से आप कोविड पैंडेमिक को देख लो। कोविड पैंडेमिक इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आने वाले समय में बहुत बड़े विशेषज्ञ और डॉक्टर्स कहते हैं दैट आने वाले समय में मेंटल हेल्थ पैंडेमिक हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है। नाउ मेंटल हेल्थ पैंडेमिक is involving nothing of doing trade with each other, but ये जो mental health pandemic मीन्स जब कितने सारे देशों में बीमारी फैल जाती है, तो पैंडेमिक्स की जब बात आती है, चाहे वो वायरस पैंडेमिक्स हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ पैंडेमिक्स हो, तो कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है जो दुनिया भर में पड़ रहा है, अब कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन
बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि हम दूसरों के कल्चर्स को भी अब अडाप्ट करना चाहते हैं, हम दूसरों के रीति रिवाजों को अडाप्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये सब इंपैक्ट हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। तो यानी कि अब वो जमाना नहीं रहा है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका कुछ मर्जी हो, आपका जेंडर क्या है, वायरसेस हो, बीमारियां हो, वो भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं, वो भी ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो बीमारियों का ग्लोबलाइज होने में टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आज हम देखते हैं, अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट या जर्मनी के चांसलर या अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर किसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं कि विदेश में जितने बड़े बड़े हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, अगर वो पब्लिक रैलीज में जा रहे हैं, लोगों के साथ बीच में रह के बात कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर अब हम अपने इंडियन पॉलिटिशियंस में भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी और क्रेडेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी वो बढ़ रही है। और ये जो ट्रेंड है सरकारों का कि सरकारें अलाउ कर रही हैं मार्केट्स को कि भाई वो तय करें, मार्केट्स आज के टाइम पे तय कर रही हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होने चाहिए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के। आज कितने सारे देशों में यह नारा चल रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यह नारा कितनी जगह पे चल रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस इतना बढ़ चुका है कि आज टेक्नोलॉजीज के जरिए इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नेंस को, प्रशासन को बेहतर करने के लिए। ई गवर्नेंस की बात आती है, एम गवर्नेंस की बात आती है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस में एम्बेड करने की बात आती है। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में हम कह सकते हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हर एक देश में बढ़ रही है। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, अभी भी बहुत सारे देश हैं जहां पे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, बिल्कुल होंगे। हम रशिया यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, इजराइल हमास की वॉर देख रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स अब इन्फॉर्म्ड हो गए हैं ना, सिविल सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड और एक्टिव हो गई है ना, ह्यूमन राइट ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्टिव हो गए हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चल रहा। चीजों की जहां पे भी मतलब कोई इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उनकी घटनाओं के बारे में आपको 24 घंटे पता लग रहा है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका मेयर क्या कर रहा है, आपका एमएलए क्या कर रहा है, आपका एमपी क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, हम सबको पता लग रहा है और सिटीजन्स और अवेयर हो रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल स्फेयर आ गया। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर की बात करें तो एक जमाना था भारत में 1991 से पहले जब डंडा किसके हाथ में था, इंस्पेक्टर राज जमाने की बात करें, व्यापार करना, बिजनेस करना, दुकान खोलना, किराने की दुकान खोलना भी बहुत ही मुश्किल काम होता था 91 से पहले, क्योंकि सरकार का कंट्रोल, सरकार की मोनोपोली हर जगह देखने को मिलती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार क्या कह रही है, सरकारें दुनिया भर में क्या कह रही हैं, कम इन्वेस्ट इन इंडिया, कम इन्वेस्ट इन चाइना, कम इन्वेस्ट इन ताइवान, कम इन्वेस्ट इन जर्मनी। हर एक देश की जो सरकारें हैं वो कह रही हैं कि आइए हमारे यहां पे इन्वेस्ट कीजिए। प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाया जा रहा है, रेड कारपेट खोला जा रहा है, एफडीआई भारत में भी बढ़ाई जा रही है, बिकॉज अब इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज तय करने का काम हमारी मार्केट्स कर रही हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर आप की विचारधारा प्रो सोशलिज्म है, प्रो कम्युनिज्म है या प्रो कैपिटलिज्म है, लेकिन आज के टाइम पे वो ट्रांजिशन हम देख चुके हैं और ट्रांजिशन आ चुका है। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट most of the countries they have transitioned towards a market based economy. Now states भी टेक्नोलॉजी savvy बन रही हैं। सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज के टाइम पे अगर आपके मोहल्ले में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपने कुछ कंप्लेंट करनी है अपने लोकल म्यूनिसिपल काउंसिलर को, आपने मेयर तक बात पहुंचानी है, अपने अधिकारियों तक बात पहुंचानी है, आपके शहर के डीसी को बात पहुंचानी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एसएसपी साहब तक पहुंचना है, आप तुरंत ट्वीट कर सकते हैं कि सर यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई हमारी हेल्प करे। ये आजकल ट्विटर में, सॉरी नॉट ट्विटर, एक्स प्लेटफॉर्म, तो आप एक्स पे ट्वीट करते हैं। आप इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, सारी की सारी सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट है।
तो यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वो भी टेक्नोलॉजी savvy हो रहे हैं. दैट इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? Because of globalization, technology savvy, because technology is becoming more accessible. Technologies are becoming more accessible, तो states and even citizens, they are becoming more technology savvy. आप कहीं विदेश जाते हैं, वहां पे आप फंस जाते हैं. अब आपको नहीं पता कि वहां पे उस देश में एम्बेसी का ऑफिस कहां पे है, कहां पे नहीं है. आपका पर्स चोरी हो जाता है, आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है. आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, एक्स पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, तो आपको तुरंत वहां पे कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट करेगा. कितने ऐसे केसेस हम देखते रहते हैं. सो देयरफॉर टेक्नोलॉजी savvy होने का आउटकम क्या है? गवर्नेंस, प्रशासन में हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं. और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सर, क्या ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या सभी को फायदा हुआ है? सर, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से हमने तो एक और कंसेप्ट देखा है, जॉबलेस ग्रोथ का, which means that हम हाई जीडीपी ग्रोथ तो देख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उतने जॉब क्रिएशन में? सर, नहीं कर रहा है. सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो वाइडन हो रहा है. ये बात जरूर है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं. तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो हर किसी को बराबर से नहीं मिला है. तो ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स किसी के लिए बहुत फेवरेबल रहे हैं, किसी के लिए इतने फेवरेबल नहीं रहे हैं. अगर हम ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट को देखें तो आज हम कह सकते हैं कि दुनिया जहान में एफटीए साइन हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, ट्रेड बहुत फैसिलिटेटिव हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है. आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, whether you like it or not, चाहे आप ब्रिक्स बना लो, चाहे आप एनडीबी बना लो, चाहे आप AIIB बना लो, लेकिन आईएमएफ और WTO की रेलेवेंस अभी भी है. लेकिन जहां पे बात आती है वीजा रिक्वायरमेंट्स की, जहां पे बात आती है वीजा लॉस की, तो कंट्रीज अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रही हैं वीजा लॉस को लेके. स्ट्रिंजेंट वीजा लॉस स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज बना रही हैं. यही डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने 1990s में पाठ पढ़ाया कि ग्लोबलाइजेशन करो, ग्लोबलाइजेशन करो, व्यापार करो, व्यापार करो, आज वही डेवलप्ड कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को सील कर रही हैं कि अरे हमारे तो जो देश हैं वहां पे तो माइग्रेंट्स ही माइग्रेंट्स भर के आई जा रहे हैं. चाहे वो यूरोप की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, माइग्रेंट्स ही माइग्रेंट्स भर के आ रहे हैं. उन माइग्रेंट्स को कैसे रोका जाए? बिकॉज भैया अगर वो माइग्रेंट्स आके यहां पे वो नौकरियां करनी शुरू कर देंगे, जो नौकरियां हमारे बच्चे करते हैं, हमारे लड़की लड़कियां करते हैं, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हम क्या देख रहे हैं कि वीजा लॉज और स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं. और इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया भर में फॉलो की जा रही हैं. मॉनेटरी पॉलिसीज की बात कर लो, फिस्कल पॉलिसीज की बात कर लो, एसेट क्रिएशन की बात कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लो, ये 4-5 बातें हर किसी को पता है. सवाल यहां पे ये आता है, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का फायदा मैक्सिमम किसको मिल रहा है? इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया जहां में फॉलो सिमिलर हो रही हैं. अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी वही लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं जो लक्ष्मीकांत 10 लाख और बच्चे पढ़ रहे होंगे. तो कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं आप पॉलिटी में, आप वही काम कर रहे हैं. सो देयरफॉर लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि इकोनॉमिक पॉलिसीज भी दुनिया भर में वेरी सिमिलर फॉलो की जा रही है, लेकिन आउटकम्स हर जगह पे सेम नहीं है. ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट अफ्रीका में, साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका में बहुत डिफर करा है. अब बात आती है सोशल सेफ्टी की. अब हमने बात करी कि जो गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर गैप बढ़ता जा रहा है तो जिनको इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो उनका क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दोस पीपल? अब उनकी सहायता कौन करेगा? जब सरकारों ने यह बात कह दी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि सरकारों का काम रहेगा सोशल वेलफेयर का ध्यान रखना, और जहां तक इकोनॉमी को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात आती है तो सरकार फैसिलिटेट करेगी, सरकार फैसिलिटेट करेगी ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, विदेशी धन, विदेशी निवेश हमारे देश में और आ सके. तो सरकार का काम क्या रह गया? सरकार का काम रह गया कि कारपेट बिछाना है, लेकिन कारपेट बहुत लंबा होना चाहिए
तभी करके बहुत सारा विदेशी धन, तभी करके बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। बिकॉज आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आने के लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोस पीपल जिनको इतना फायदा ग्लोबलाइजेशन से नहीं हुआ? अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो 1991 से पहले भी सरकार का, भारत सरकार का उद्देश्य था पॉवर्टी एलिविएशन, और आज भी भारत सरकार का उद्देश्य है पॉवर्टी एलिविएशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जीडीपी ग्रोथ, ये एक तरफ, लेकिन गरीबों की सहायता करना वो भी सरकार का काम है। तो सोशल सेफ्टी नेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश ट्रांसफर्स, एमजी नरेगा, पीडीएस, फ्री स्कूलिंग, मिड डे मील स्कीम्स, जो सरकार की योजनाएं हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के, उसको मिनिमाइज किया जाए। देखिए, हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी चीज एब्सोल्यूट सही नहीं होती है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट गलत नहीं होती है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकता हूं। मेरे में अच्छाइयां भी हो सकती हैं, मुझमें 4 बुराइयां भी हो सकती हैं। अगर 2 अच्छाइयां हैं तो 4 बुराइयां हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में भी अगर 2 बातें अच्छी हुई हैं तो 4 बातें बुरी हुई हैं। तो उन नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से मिनिमाइज करने के लिए सोशल सेफ्टी नेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि आज चाहे एक ताकतवर देश है अमेरिका, या चाहे एक बहुत राइजिंग सुपर पावर है चाइना, ये सब देश अपनी ताकत का प्रदर्शन और अपनी ताकत के बगैर कुछ भी नहीं होंगे अगर इनका संबंध बाकी देशों के साथ ना हो। तो इस करके यह बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अभी सब लोग बहुत इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। हमने इंटीग्रेशन देख रहे हैं सरकारों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बीच में। तो गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी, इन तीनों के बीच में इंटीग्रेशन और ज्यादा जरूरी हो गया है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अब कल्चरल इंपैक्ट की बात करें। अब आज आपके माइंड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? आज आपके माइंड्स को आपके खुद की परंपरा या खुद की संस्कृति से ज्यादा बाकी देशों का कल्चर कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा लगता है कभी कभी यार कि हमारी खुद की आइडेंटिटी कहीं खत्म तो नहीं हो गई है। अब एक जमाना था जब लोग कहते थे कि ट्यूसडे को हम बाल नहीं कटवाएंगे, ट्यूसडे को हम अंडा नहीं खाएंगे, लेकिन आज ट्यूसडे को नाई बैठा होता है, आज ट्यूसडे को भी सैलून खुले होते हैं, आज ट्यूसडे को भी रेस्टोरेंट्स नॉनवेज सर्व कर रहे होते हैं। एक समा होता था जब ट्यूसडेज को सारे के सारे जो बार्बर शॉप्स हैं वो बंद होते थे, लेकिन आज चाहे ट्यूसडे हो, चाहे शनिवार हो, चाहे सोमवार हो, सारे दिन खुले हैं। लोग अपने माइंड को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं कि यार ये दिन तो सारे एक जैसे ही हैं, भगवान तो एक ही है, तो वो हमको सोमवार को कम प्यार करेगा और मंगलवार को ज्यादा प्यार करेगा कि अगर हम अंडा नहीं खा रहे हैं। आपकी खुद की मान्यता हो सकती है, उसको कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्पेसिफिकली जो कंजर्वेटिव लोग हैं, स्पेसिफिकली जो लोग एंटी ग्लोबलाइजेशन है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के एंटी लॉबी भी बहुत बड़ी है। जो एंटी ग्लोबलाइजेशन लॉबी है वो कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, खुद इंसान का खुद का जो अस्तित्व है वो खत्म हो रहा है, और हमारे दिमाग को अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर कंट्रोल कर रहा है, मास मीडिया, सोशल मीडिया हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। आपके सामने नैरेटिव्स रखे जा रहे हैं और नैरेटिव्स के द्वारा आप कंट्रोल हो रहे हैं ना। ये डिबेट चल रही है, एक तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और एक तरफ डिबेट में बात आती है कि नहीं जी, जागरूकता और अवेयरनेस नहीं है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये डिबेट के किस साइड पे आप आते हैं वो तो आप तय कर सकते हैं, लेकिन यह बात समझनी जरूरी है कि कल्चरल इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का देखने को मिल रहा है। कल्चर कभी स्थिर नहीं होता, कभी स्टैटिक नहीं होता, और ऐसा नहीं है। अगर हम अपने सभ्यता की बात करें, हमारे देश में हमने एसिमिलेशन, हिस्ट्री में आपने टर्म पढ़ा होगा ना, एसिमिलेशन, हमने एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, अरेबिक कल्चर, पर्शियन कल्चर्स, ग्रीक कल्चर्स, रोमन कल्चर्स, भारत की सभ्यता में कितने सारे कल्चर्स का इन्फ्यूजन देखने को मिला है, आपने हिस्ट्री पढ़ी ही है। तो देयरफॉर कल्चर स्टैटिक नहीं होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्चर्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब आप अपने हमारे आर्किटेक्चर को देख लो, मुगल आर्किटेक्चर, आप हमारे मुगल आर्किटेक्चर को देखें, आप हमारे टेंपल आर्किटेक्चर को देखें, आप मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखें, अंग्रेजों के टाइम के आर्किटेक्चर को देखें, अब कहीं ना कहीं उनको हमने स्वीकारा है ना। भारत की जब बात आती है, भारत की सभ्यता में किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक किंगडम का
या किसी एक फॉरेन पावर का योगदान नहीं है, ये योगदान कई सारे लोगों का है। तो यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरा हो। अब अगर आज आप प्रेरित होके जिम जा रहे हैं, आज के टाइम पे जिम कल्चर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है भारत में। पहले इतने जिम्स नहीं होते थे भारत में, पहले लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं होते थे। उल्टा आज के टाइम पे ट्रेंड चल पड़ा है कि इंडिया में और साउथ एशिया में लोग फिटनेस के प्रति, हेल्थ के प्रति और सतर्क हो रहे हैं। और उल्टा ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, मानता हूं भारत में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अमेरिका में, यूरोपियन देशों में बढ़ रही है। सो देयरफॉर नॉट नेसेसरली कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ जिम है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैफे है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन है, या चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ, अब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर लो। हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बात कही गई है ना कि आने वाले समय में बच्चे चाहें तो अपने खुद के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। तो यदि आपने फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, यदि आपने केमिस्ट्री के साथ फिलॉसफी पढ़ना है, तो वो काम आप कर सकते हैं। ये काम तो हम पहले विदेशी यूनिवर्सिटीज में देखते आ रहे थे। तो कल्चरल होमोजेनाइज, तो दो तरह के यहां पे कल्चर के कंसेप्ट आते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। तो यानी कि होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन के यार, चाहे वो अमेरिकन कल्चर है, चाहे वो यूरोपियन कल्चर है, चाहे वो टर्की का कल्चर है, अब सारा का सारा कल्चर एक जैसा लग रहा है, क्योंकि दुनिया बॉर्डरलेस बन गई है, क्योंकि दुनिया बॉर्डरलेस बन गई है, दुनिया बहुत फ्लैट हो गई है। लेकिन क्या यह बात जरूरी है? क्या हम इस बात को नहीं, क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं कि नहीं यार, ऐसा क्यों कहते हो कि सारे के सारे कल्चर्स एक जैसे लगते हैं? नहीं, अभी भी हम अपने कल्चर में, अभी भी अपनी संस्कृति में, अभी भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो यानी कि दो तरह के लोग होंगे। एक लोग कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कारण तो जी सारे के सारे कल्चर एक जैसे हो चुके हैं, अब क्या फर्क पड़ता है? अब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मॉल्स और जो ब्रांड्स दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, वही ब्रांड्स अब भारत में भी आ गए हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? एक जमाने में लोग दुबई जाते थे शॉपिंग करने के लिए, अब दुबई के सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहां पे इंडिया में भी अवेलेबल है। तो यानी कि अब लोग ये कहते हैं कि भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कल्चर एक जैसा हो रहा है। अगर वर्कहोलिक कल्चर अगर यूरोप में था, अमेरिका में था, अब वो वर्कहोलिक कल्चर लोग यहां पे भी लेके आ रहे हैं कि कुछ भी 9 to 5 नहीं रहा है। एवरीथिंग हैज बिकम 24/7। किसी जमाने में आप 9 to 5 जॉब जाते थे, अब कोई जॉब 9 to 5 नहीं है, जैसे विदेश में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सब कल्चर एक जैसा हो चुका है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, अभी भी हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन एक बात यहां पे समझनी जरूरी है, ये इतिहास गवाह इस बात का, जो भी डोमिनेंट कंट्री होगी, जो कि लीड करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उस देश का जो कल्चर है वो ज्यादा फैला जाएगा बाकी देशों में। अगर यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनियल पावर्स थी 1600 से लेके 1947 तक, यूके की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, तो कितनी सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी अफ्रीका में, कितनी सारी जर्मन कॉलोनीज थी अफ्रीका में, कितनी सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी एशिया में। तो कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर है, उनका जो फुटप्रिंट है, वो तो कहीं ना कहीं उनका छाप है, वो अभी भी देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज वो उस जमाने की डोमिनेंट पावर्स थी। तो डोमिनेंट पावर्स, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट अस and they will try to promote their culture, they will try to thopify their culture upon the other people। और इसी चैप्टर में अंत में बात करी गई है वर्ल्ड सोशल फोरम की। तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, आपका दावोस में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जनवरी में मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड में, बहुत सर्दी होती है, बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, वैसे ही एक उसका ऑपोजिट वर्ल्ड सोशल फोरम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर मीटिंग ऑफ ऑल प्रो कैपिटलिस्ट लोग हैं, तो वर्ल्ड सोशल फोरम में ज्यादातर जो लोग बैठते हैं वो प्रो सोशलिज्म वाले होते हैं, और वो वहां पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या बुरा इफेक्ट हुआ है, क्या क्या बुरा इंपैक्ट हुआ है वातावरण पे। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, लेबर की बात की जाती है, लेबर राइट्स की बात की जाती है। सो काइंड ऑफ अ फोरम जहां पे नियो मार्क्सिस्ट और प्रो सोशलिस्ट लोग बैठे होते हैं, जो बात करते हैं, विचार करते हैं अबाउट दी कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे इस चैप्टर में पढ़ा, तो ही करके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, इसके बारे थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जाने से पहले
एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 इसी बुक का, उसी के एंड में जो एक्सरसाइज दी होती है वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है। सही आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और बाकी दोस्तों एक और आपको बात बता दूं, 21 मई से लेकर 24 मई तक ये 4 दिन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे मैप्स के। मैप्स रिलेटेड टू आईआर, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो आपकी प्लेसेस इन न्यूज की बात आ जाए, आपके इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स की बात हो, आपके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात करें, ये सारा का सारा अवेलेबल है आपको एकमात्र कोर्स में। जितनी मर्जी बार आप इसको देखिए। ये चारों सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, आपको ये कोर्स 1500 का पड़ रहा है। यदि आपको ये कोर्स अभी भी महंगा लगता है तो आप घबराने की बात नहीं है, आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं। कूपन कोड है कुबेर लाइव। कुबेर लाइव का कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, ध्यान रखें अपना, टेक केयर।